लगता है आपको परिसीमन अगर लागू हो जाता है आपके हिसाब से, तो सिर्फ क्या सीटें बढ़ेंगी या फिर समीकरण भी बदलेंगे? अभी स्थिरता है, वो ओपन हो जाएगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि न हो तो लोकतंत्र कैसे होता है? क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि आपने इस पे बहुत रिसर्च की है? आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाई गई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और उनके पुत्र हैं। हम अपने लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए राजनीति गंदी है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। पुरुष समाज इसी चीज से डरता है। सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि महिलाएं चुप हैं। तो आपको नहीं लगता कि युवा जो है सिर्फ एक राजनीतिक भाषण के तौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द बनकर रह गया महज? राजनीति में परिवारवाद आ गया 76 के बाद से, राजनीति में जातिगत समीकरण हो गए। आप बता दीजिए कि कोई भी आदमी 76 से पहले कोई परिवारवाद का नेता रहा हो? तो जब हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारा विकास होगा? ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बनाने की एक साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद निदा अहमद, हर बात जरूरी है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो आज हम अपने पॉडकास्ट में लेकर आए हैं काफी लंबे समय से उठ तो रहा है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। मैं बात कर रही हूं परिसीमन की, डिलिमिटेशन की, और साथ ही साथ बात होगी राजनीति में युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी की। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आइए मैं सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूं हमारे मेहमान रुद्र प्रताप जी से। रुद्र प्रताप जी यूं तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन में अगर मैं उनका इंट्रो देना चाहूं आपको, तो जानी मानी शख्सियत है हिंदुस्तान की, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी अपनी राय बखूबी आज तक कई मंचों पर रखते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज जो मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं वो इस हैसियत से यहां पर बैठे हुए हैं कि आई युवा के फाउंडर हैं, वो अध्यक्ष हैं उसके, और कोशिश यही है कि कैसे भी करके इस अपनी फाउंडेशन के जरिए युवाओं को उनकी असली पहचान, उनकी असली हिस्सेदारी वो दिला सके। तो रुद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रुद्र प्रताप जी, हम बात करने बैठे हैं यहाँ पर परिसीमन के लिए, और आपकी तो काफी लंबे वक्त से इसको लेकर लड़ाई, फाइट आप लड़ रहे हैं जमीन पर भी, लेकिन अक्सर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें जानकारी का अभाव है कि आखिर परिसीमन है क्या। तो सबसे पहले आप जिन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या है, कैसे होता है, या सही और सटीक जानकारी नहीं है, आप सबसे पहले ये बताइए कि परिसीमन है क्या, उसके बाद सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। निदा जी देखिए, यही एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परिसीमन जैसे शब्द को लोगों के जहन से मिटा दिया गया, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैं तो बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग राजनीति में हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जिनके लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि परिसीमन क्या है। दरअसल क्या होता है कि परिसीमन जो है वो ये कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी संख्या कितनी हो, इसके निर्धारण की एक प्रक्रिया है जो कि हमारे संविधान के साथ ही उसमें ला दिया गया था कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने होंगे, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उस हिसाब से प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र की आस्था होती है इसी बात पर निर्भर करती है कि जो जनप्रतिनिधि हों उनके बीच समानता हो, कि अनुपात जो हो संख्या के अनुसार उस हिसाब से बनाया गया, और वो बहुत आसानी से चला भी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती थी। शुरुआत के जो हुए हैं 3 जो परिसीमन हुए थे बड़े आम तौर पर चले, और उन परिसीमन के माध्यम से ही देश में चुनाव हुए और प्रतिनिधियों की संख्या तय हुई। सबसे पहले इस तरफ ध्यान कौन सी सन में गया था? नहीं, ये तो संविधान के साथ ही लागू हुआ। जब देश का संविधान नहीं, जब चर्चा हुई 3 बार तो उस वक्त लोगों को लगा कि ये क्या है। वो जैसे हमने जब पहली बार परिसीमन लागू हुआ 52 में, फिर 62 में, फिर 72 में परिसीमन लागू हुआ, और उसी के अनुसार सीटें बढ़ाई गई, क्योंकि जैसे जैसे परिसीमन का मुख्य जो सिद्धांत काम करता है उस तरह से करता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुपात में प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो उसी अनुपात में जैसे जनगणना होती है उसके आंकड़े आते हैं, उसके बाद परिसीमन आयोग बनता है और वो सीटों को निर्धारित कर देता है। तो ये लगातार 3 बार हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी देश में, या जो भी वजह रही होगी वो एक अलग विषय, उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे, कि उसको रोक दिया गया। जो हमारे संविधान के मूल में था, लोकतंत्र की आस्था क्या होती है कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन होंगे, जनता, जनप्रतिनिधि और उसके बाद सरकार, यही 3 है, क्योंकि सरकार और जो जनता के बीच जो लोग होते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है वो संवैधानिक है, संविधान के मूल में इसको इसीलिए ऐड किया गया था कि वो संख्या रहेगी, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई
ये व्यवस्था क्या वजह रही, मतलब क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि आपने इस पे बहुत रिसर्च की है? मुझे तो देखिए इसको एकदम राजनीतिक साजिश लगती है। कारण क्या है कि एक तो इसका जो समय था वो बहुत अलग समय है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाई गई, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था है, अगर हम इस देश के लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी या कोई सुधार की गुंजाइश है तो संसद इसीलिए बनी है ना कि उस पर चर्चा होती है और चर्चा में निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पर काम होता है। देश में इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान इस पर रोक लगा दी गई और रोक लगाने का आधार भी बड़ा हास्यास्पद है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगाया गया था कि परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रित होगी। लेकिन जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, जिसकी फाइट आप कर भी रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पे ही प्रतिनिधियों का चयन जो है वो होना चाहिए, संख्या बढ़ाई जाए। होनी चाहिए। और जब ये संवैधानिक था, मैंने कहा कि अगर 76 में रोक लगाई गई थी तो उसके बाद भी चर्चा हो सकती थी। ये 50 साल हो गया, रोक लगे 50 साल हो गया। जो परिसीमन लास्ट टाइम हुआ था उससे तो आप मान के चलिए 55 साल हो गया, क्योंकि 52 में लास्ट टाइम परिसीमन हुआ था और उसके आधार पर जो संख्या थी वही आज भी देश में है। देश में तो हमारे कहने का सिर्फ मतलब ये होता है कि हम लोकतंत्र की जब बात करते हैं और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि न हो तो लोकतंत्र कैसे होता है? भाई इसी के आधार पर बनता है ना। हमारी जो लोकतंत्र की आस्था है इसी आधार पर काम करती है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो देश में राष्ट्रपति भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है और हमारे यहाँ जुडिशरी भी है। जनप्रतिनिधियों के बिना भी देश चल सकता है। भाई हम क्यों इस बात का विरोध करते हैं कि देश में राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए? लेकिन एक नियम, एक कानून, संविधान के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो अगर चले आ रहे हैं तो उसमें इजाफा क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी मेन जो फाइट है वो इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर। हाँ। अच्छा रुद्र प्रताप जी, एक बात बताइए, मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुनती भी रहती हूँ और मैंने कई डिबेट्स भी आपके साथ किए हैं, तो ऐसे में आपका अच्छा खासा करियर चल रहा था, सब कुछ सही था, फैमिली के साथ आप आराम से रह रहे थे, इस तरफ किस बात ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि नहीं इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हर नागरिक का राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य होता है और वो ये कर्तव्य नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे आप काम करें, किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो ये परिसीमन को लेकर के मेरे मन में ये बात बहुत समय, लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इसको इस समय पे आप इसलिए कह सकती हैं क्योंकि इसकी समय सीमा समाप्त होने में अब 6 महीने बचे हैं, क्योंकि परिसीमन पे जो लगी रोक है वो अप्रैल 26 में ख़त्म हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि अब ये रोक न बढ़ाई जाए, क्योंकि हमने 50 साल का लंबा इंतजार किया। क्योंकि जब लास्ट टाइम 2001 में इस पर रोक लगी थी तो हम लोग उस समय में नहीं थे या उस स्थिति में नहीं थे या उस उम्र में नहीं थे कि ऐसे गंभीर मुद्दों को हम समझ सकें या जान सकें। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के प्रबुद्ध वर्ग है, जो लोग बड़ी बातें करते हैं और हर जगह वो अपने लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उसकी बातें करते फिरते हैं, मैं उन लोगों से, मुझे अजीब सा लगता है कि उन्होंने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई। लेकिन मैं आज भी देखती हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा है, 6 महीने का वक्त महज बचा है, जैसे कि आप बता रहे हैं 2026 में ही इसकी दिशा दशा तय होनी है, लेकिन बावजूद इसके अकेला रुद्र प्रताप इसके अगेंस्ट में खड़ा है, इसके लिए बोल रहा है, बात कर रहा है। क्यों आपको नहीं लग रहा कि चर्चा होनी चाहिए? बहुत कम वक्त बचा है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ ना, मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ कि कितना अजीब है। हम बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, हम अमेरिका पहुंच जाते हैं, हम रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं, जो एक हर आम नागरिक का अधिकार है, उस पर किसी को जानकारी नहीं है। और खासकर अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जनता की बात करें, जनता को हम इग्नोर भी कर सकते हैं कि वो अपनी समस्याओं से इतना ग्रसित हैं कि वो कहाँ ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जो लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हुए या नेता हुए या जो लोग जर्नलिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी लंबी लंबी डेटा के साथ बैठते हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? जो लोकतंत्र की आस्था का विषय है, लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। अगर जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, और बिहार चुनाव पे अगर आप चले जाइए तो कितने लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं कि इतने करोड़ रोजगार दिया जाए। जो लोग लोकसभा के अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, विधानसभा में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, वो रोजगार किसी और को कैसे दे सकते हैं? सही बात। क्योंकि अगर लोकसभा की सीट या विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं तो किसको फायदा होगा? जो लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं उन्हीं को फायदा होगा, क्योंकि बाकी लोग उसमें भाग लें न लें वो एक अलग विषय है, लेकिन जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं उनको तो फायदा होगा। वो दूसरे के लिए वादा कर रहे हैं कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए वो नहीं लड़ रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि देश की राजनीति किसी विषय को लेकर के कितनी गंभीर है। अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते तो हम आपके अधिकार के लिए कैसे लड़ सकते हैं? तो ये सवाल है और इसको सबको समझना होगा, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती है तो देखिए, मैंने जो साजिश की मैं बार बार बात करता हूँ क्या है
इसको रोकने के पीछे यही था कि राजनीति के समीकरण अपने पक्ष में कर लीजिए। जैसे एक होता है कि कोई खेल है और खेल के सारे समीकरण अगर आप अपने हाथ में ले लेंगे तो कोई दूसरा आदमी कैसे खेल पाएगा। तो इसीलिए समीकरणों को बदलने के लिए आप देखेंगे कि राजनीति में भ्रष्टाचार 76 के बाद से आ गया, राजनीति में परिवारवाद आ गया 76 के बाद से, राजनीति में जातिगत समीकरण हो गए, क्योंकि परिसीमन में क्षेत्र और संख्या दोनों बदलती है। तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसको कंट्रोल करने के लिए जब किसी चीज़ों को फ्रीज कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, तो जिस समय वो रुकेगी, जिस लोगों का उसके वर्चस्व रहेगा उसी पे वो कब्जा रहेगा। आज देश की राजनीति में जो बात होती है वंशवाद की या परिवारवाद की, क्यों बढ़ा है? क्योंकि सारे समीकरण उन्हीं के हाथ में। ताकतवर व्यक्ति कमजोर थोड़ी होगा, ताकतवर व्यक्ति और ताकतवर होगा। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए आपकी बात से अग्री करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो भी जाए, विधानसभा में, लोकसभा में सीटें बढ़ भी जाए, सब कुछ हो जाए, तो क्या परिवारवाद इससे छुटकारा मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा। भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल जाएगा? क्यों, जो मतलब सत्ता में सालों से बैठे हैं, काबिज है, मैंने आज तक ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं 35-35 सालों से, मतलब पहले दादा, फिर पोता, फिर मतलब बाप है तो उसके उसी का बेटा, और क्या कहते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर एक अलग दिशा तय कर दी जाएगी कि युवाओं की भागीदारी इतनी तय कर दी जाएगी, तो उस वक्त में ये परिवारवाद ये सब खत्म हो जाएगा? क्या गारंटी इस बात की? उसकी वजह मैं बता रहा हूं ना, जब समीकरण पक्ष में आपके हैं तब आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसी पे बात कर रहा हूं कि अगर परिसीमन लागू हो जाता है तो 543 की सीटों की जगह लोकसभा की सीटें 1450 हो जाएंगी। तो आबादी के हिसाब से 1450 हो जाएंगी, और उस हिसाब से 900 नए लोग आएंगे। तो 900 जो लोग नए आने वाले हैं वो इन राजनीतिक व्यक्तियों से तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के तो पास पहले से वर्चस्व है, वहां पर बैठे हुए हैं। अब आपको 900 लोगों से कंपटीशन करना है, तो जनता के पास विकल्प क्या होता है? जो बेहतर होता है वही विकल्प होता है। यहाँ तो विकल्प ही नहीं है। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है, किसी भी पार्टी की आप बात कर लीजिए, चाहे कोई सी भी XYZ कोई सी भी पार्टी हो, तो टिकट बंटवारे में अक्सर वही लोग हावी हो जाते हैं जो पहले से राजनीति में सक्रिय होते हैं। परिवारवाद वहां से जन्म लेता है, क्योंकि जो एक आम आदमी है, जैसे आप और मैं फाइट करना चाहें, हम आम आदमी के तौर पर अगर टिकट किसी पार्टी से लेना चाहें हमें इजीली नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे इलाके से जो मौजूदा विधायक हो, मौजूदा सांसद हो, वो अपने किसी परिवार के लिए अगर चाहे तो उसकी सिफारिश जल्दी मान ली जाएगी। इसी यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये क्यों हुआ है? क्योंकि परिसीमन लागू नहीं है 50 सालों से। जब परिसीमन नहीं लागू है तो पहले तो देखिए मुकाबला कैसे होगा कि जिस सीट पे जो आदमी मौजूदा समय में होगा तो सबसे पहली दावेदारी तो उसकी होगी, या जो पहले से जिन पार्टियों में होंगी उनकी दावेदारी है। परिसीमन की व्यवस्था क्या कहती है कि जब सीटें बढ़ा दी जाएंगी तो नई सीटों पर तो नए लोग आएंगे ना, तो वहां नए लोगों से नए लोगों का मुकाबला होगा। अभी तो सारे लोग पुराने में ही खेल रहे हैं, नई सीटें तो हो ही नहीं। मैंने क्या कहा कि जो 900 सीटें बढ़ाई जाएंगी, वो 900 सीटों पे हर उस व्यक्ति को मौका मिलेगा जो नया होगा, क्योंकि इनके परिवार से अलग होंगी। और समीकरण जो बदलते हैं, जैसे जो सीटों का अभी जैसे जातिगत समीकरण बना है, ये सब पहले आपको कंट्रोल में है। क्योंकि आज क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो सीटों के लिए, या आपने देखा होगा कि ये बताया जाता है किस जाति के कितने वोट हैं, ये समीकरण बना लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन परिसीमन में ये भी नहीं होगा, क्योंकि परिसीमन में हर इलेक्शन में आपका क्षेत्र भी बदलेगा। तो जब आपका क्षेत्र बदल रहा है तो जातिगत समीकरण भी बदल जाएंगे, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। परिसीमन को लागू करने के पीछे जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच थी वो यही थी कि कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको साजिश के तहत दबा दिया जब इसको बदलाव लाया जाएगा। आप बता दीजिए कि कोई भी आदमी 76 से पहले कोई परिवारवाद का नेता रहा हो इस देश में, सारी व्यवस्थाएं उसी के बाद आए। जातिगत पार्टियां कब जन्म ली? 76 के डिलिमिटेशन पर रोक के बाद। मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसमें आपका फायदा हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? राजनीति में कह रहा हूं कि परिवारवाद और बढ़ जाए, भ्रष्टाचार और बढ़ जाए, तो ये अवसर उन्हीं लोगों को मिलेगा ना, राजनीतिक दलों को। तो वो क्यों नहीं चाहते हैं कि उनकी सीटें बढ़ जाए? भाई देश में हर चीज बढ़ा ना। आज अगर हम बिहार इलेक्शन चल रहा है उस पर अगर हम बात करें, 1 करोड़ या 3 करोड़ नए रोजगार की बात कैसे हो रही है? नए की बात हो रही है ना, पुराने की तो बात नहीं हो रही है। तो आप नया वहां बढ़ाने के लिए दूसरे को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जब राजनीतिक परिवार के लोग तो केवल राजनीति में ही रोजगार ढूंढ रहे हैं ना। तो अगर बिहार विधानसभा की सीटें 243 की जगह 500 हो जाती हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा?
राजनीतिक दलों को, राजनीतिक परिवारों को, लेकिन उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो दूसरे को रोजगार देने के लिए इतना प्रयासरत हैं, लेकिन अभी वो जिनको रोजगार दे रहे हैं उन पर उनका पूरा कंट्रोल है, वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि ये जो परिसीमन पे रोक है वो इनकी साजिश है। इसीलिए तो अगर उस रोक को अगर हटा देंगे, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में आप देखिए, क्या परिवारवाद हावी है? चाहे आप किसी बिजनेस में देखिए कि समय के हिसाब से जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो आगे आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लीजिए, कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है, वहां आपको मौका मिलता है। जब आपको मौका मिलता है तो जो आदमी काबिल होगा वो अपनी काबिलियत दिखाएगा और उस काबिलियत के आधार पर आगे चला जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर अगर कोई मान लीजिए 7 बार का विधायक है, कोई 9 बार का विधायक है, 35 सालों से अपने इलाके में हो गए, अपने क्षेत्र में हो गए, तो उसको एक कहीं ना कहीं कमी आप नहीं मानेंगे कि जनता की भी रहती है, क्योंकि उन्हें अंधविश्वास ये दिला दिया जाता है आप कुछ कीजिए या मत कीजिए और हम आपको ही चुनेंगे, जीत आपकी तय है। उसमें क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं, जिस मुकाबले की बात आपने की, क्योंकि लोग आगे नहीं आ पाते, लोग अपनी दावेदारी नहीं कर पाते। मैं उसी बात की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि उनका जो जनता के लिए दिक्कत क्या है कि जनता के पास अवसर ही नहीं है जब चुनाव करने का। अब एक बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ बिहार चुनाव, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव चल रहा है, तो बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? ऑप्शन ही 2 हैं, या इधर से नीतीश कुमार बनेंगे, उधर से तेजस्वी यादव बनेंगे। तो सवाल है कि जनता के पास तो विकल्प ही नहीं है, या तो आप होंगे या तो मैं हूं, तो तीसरे व्यक्ति जब है ही नहीं तो कंपटीशन क्या है? तो इसी तरह से जो 7, 8, 10 बार की आप बात कर रहे हैं, ये सब की प्रथा की शुरुआत 76 से हुई। कारण क्या है कि सारे समीकरण फिक्स कर दिए गए, जातियां उतनी ही फिक्स रहेंगी, तो एरिया वही फिक्स रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। उसी के आधार पर आप देखिए कि जाति के आधार पर वो टिकट बांटे जाते हैं। आप देखिए कि पार्टियों ने अपने आप को इस तरह से मजबूत कर लिया है कि चुनाव के एक दिन पहले या चुनाव के दिन ही प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। रातों रात इलेक्शन में पूरा तो आप प्रत्याशी को वोट तो दे नहीं रहे ना। जी जी, क्योंकि अगर पार्टी के सिंबल को दे रहे हैं, पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो प्रत्याशी का महत्व अगर खत्म हो गया, अगर मेरा चुनाव जो है मैं पार्टी को चुन रहा हूँ, जनप्रतिनिधि मैं कहाँ चुन रहा हूँ, तो ये लोकतंत्र कैसे हुआ? भाई आप 2-3 पार्टी बना लीजिए, आप पार्टी को सीधे चुन रहे हैं, जबकि लोकतंत्र यही कहता है ना कि मैं अपने बीच के प्रतिनिधि चुन रहा हूं। अगर मेरा सांसद है तो कर्नाटक का सांसद नहीं है, वो मेरे एक पर्टिकुलर एरिया का सांसद है। जब वो संसद में बैठता है तो वो मेरी आवाज उठाता है, उसको इस बात से नहीं मतलब है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कन्याकुमारी में, क्योंकि हमने अपनी आवाज बना करके भेजा है, वो मेरी आवाज उठाएगा। लेकिन अगर वो पार्टी चुन रही है तो पार्टी की आवाज जब उठाने लगेगा तो जनप्रतिनिधि कहाँ रहा? नहीं रहा। मैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मैंने यूपी में खुद ये बात, आपकी बात से इसलिए एग्री कर रही हूँ, खुद देखा है कि जब चुनाव होता है विधानसभा का, मतलब 365 दिन, अगर 1 साल का मौका है, 364 दिन इलाके के सांसद को, विधायक को खूब बोलेंगे, खूब सुनाएंगे, खूब उल्टे सीधे बोलेंगे, लेकिन जब 365वां दिन आता है कि आपको वोट करना है तो आप फिर सब भूल जाते हैं। आप क्या याद रखते हैं? मतलब आप मेंटली ये घर से तैयार होकर के जाते हैं कि जो समाजवादी वाले हैं वो ये जाते हैं कि समाजवादी को जिताना, बीजेपी को हराना। जो बीजेपी वाले हैं वो ये तय करके जाते हैं कि बीजेपी को जिताना, समाजवादी को हराना है। अब इस कंडीशन में कैंडिडेट तो कोई वैल्यू रखते नहीं है, पार्टी का सिंबल वैल्यू रखता है, तो फिर आपके इलाके का विकास होगा कैसे? मैंने क्या कहा कि जब आप चुनाव किसका करते हैं, कभी भी ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, आप एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो आपके आधार पर जाकर के इनके चुनाव में हिस्सेदारी अपनी करता है। तो जब हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमारा विकास होगा? वो तो हमने एक पार्टी का चुना है ना, तो पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। यही चीज मैंने क्या कहा, डिलिमिटेशन का नुकसान यही हुआ, पार्टियों ने समीकरण को अपने कब्जे में कर लिया, तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, अब पार्टी का महत्व है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले पार्टी प्रत्याशियों के पास जाती थी कि आप हमारी पार्टी में, और आज भी देखिए, आज उसका उल्टा दबदबा इतना होता था। मैं वही कह रहा हूं, आज उसके उल्टा कुछ और हो रहा है। जा रही है पार्टियां, जा रही हैं, किसके पास जा रही हैं? जो अलग फील्ड के लोग हैं, जिनका राजनीति से जी वो राजनीति से उनका कोई महत्व नहीं रहा, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक फेमस चेहरे हैं। तो आपने देखा होगा कि राजनीति में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है, कोई भी ऐसे फील्ड के लोग नहीं हैं, केवल आप चर्चित चेहरा होना चाहिए, आपको राजनीति में लाया जाए। आपकी प्रोफाइल कितनी बड़ी है? अब प्रोफाइल पहले क्या मैटर करती थी? आपके सामाजिक कार्य आपकी प्रोफाइल यो होती थी, जनता आपकी पहचान, आपका योगदान, आपके काम, जनता उस बात को मानती थी कि ये हमारे बीच के हैं। आज आप एक बात बताइए, आप चर्चित चेहरा है, देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, कोई सी पार्टी टिकट दे, कोई भी पार्टी से लड़िए। तो ये लोकतंत्र नहीं है,
क्योंकि वो व्यक्ति का महत्व आप दे ऐसे में आप आज के युवा को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अक्सर आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे कि युवा जो है सिर्फ इतनी हद तक सीमित हो गया है कि वो किसी भी लीडर के साथ फोटो डाले और अपने आप को युवा नेता लिख दे। उसको लगता है कि बस मैं पॉलिटिक्स में मेरी हिस्सेदारी इतनी ही है। नहीं, देखिए निदा जी, मैं इसमें युवाओं को इसलिए नहीं जिम्मेदार मानता हूं, कारण क्या है कि उनको तो इस बात की समझ ही नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उन बड़े लोगों की है जो जिनकी ये जिम्मेदारी होती है। जैसे हम कहते हैं कि किसी के परिवार को, आपके बच्चे को देख करके आप इस पता लगा सकते हैं कि उस परिवार का संस्कार क्या है। तो उसी तरह से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अगर राजनीति को लेकर के इंटरेस्ट नहीं ले रही तो उसके जिम्मेदार उससे बड़े लोगों की है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया कि उनको दूर कर दिया। अब जैसे हम आपको युवाओं की राजनीति में के बारे में बताना चाहेंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान युवाओं का रहा है, और उसी के आधार पर, क्योंकि अगस्त क्रांति जब हुई तो सारे नेताओं को जेल में बंद किया गया, तो युवाओं ने ही पूरे देश में नेतृत्व किया था अगस्त क्रांति का, बिना किसी लीडर के, और बहुत सफल आंदोलन हुआ था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, और देश की आज़ादी के बाद नेताजी 3 जो चुनाव हुए हैं उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व 30% है। तो अगर युवा उस समय का इतने सीरियस था राजनीति को लेकर के, तभी तो 30% लोग जीत करके आए होंगे, और आज वो संख्या 10-12% पे पहुंच गई, और वो भी कौन, जो परिवारवाद के लोग हैं। तो ये एक, मैंने क्या कहा कि ये जो डिलिमिटेशन की मैं बार बार की बात कर रहा हूं, वहीं से गिराव आया, क्योंकि आपने उनके रास्ते में खाई खड़ी कर दी। आज चुनाव का तरीका क्या है किसको नहीं पता है। आप पहले टिकट लेना कितना मुश्किल है, फिर चुनाव जीतना कितना मुश्किल है, और उसके लिए कितने दांव पेच आजमाए जाते हैं। तो ये, लेकिन ये सारे आजमाइश जो हैं वो जनता के लिए नहीं है, ये चुनाव और पार्टियों के लिए है, इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो समस्या आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये बताते ही नहीं है कि राजनीति क्या चीज होती है और इसका महत्व क्या होता है। केवल हम इसको ये बताते फिर रहे हैं कि राजनीति एक गंदी व्यवस्था है। मैं कह रहा हूं अगर राजनीति गंदी है तो राजनीति में हर जगह, जैसे 2 लोगों के लिए बहुत इस चीज को बनाया गया है और ये पूरे देश में सबको ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए राजनीति बहुत गंदी चीज है। लेकिन राजनीति में जो लोग हैं, जो सबसे ज्यादा राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके परिवार के युवा और उनके परिवार की महिलाएं राजनीति में क्यों आ जाती हैं? भाई अगर मुझे कोई चीज गलत लगती है, कोई फील्ड गलत लगता है, जो जिक्र किया आपने, ये वही साजिश है। तो मैं अपने परिवार के बच्चे और महिलाओं को क्यों आने दूंगा? उन्हें दूर रखेंगे ना, उनको दूर रखूंगा। लेकिन वो लोग जरूर आते हैं, उनके परिवार की महिलाएं भी आ रही हैं, उनके परिवार के युवा भी आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बनाने की एक साजिश है। आज देश में अगर तीसरी चौथी जनरेशन का व्यक्ति शासन कर रहा है, पूरे देश के हर प्रदेश में आप चले जाइए, जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके में परिवारवाद का क्या है, वही सर्वे सर्वा है। कोई भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, कुछ के दिखते हैं कुछ के नहीं दिखते हैं। जब आप 3-4 बात है, कुछ के वो है ना कि कुछ छप जाते हैं कुछ छिप जाते हैं। अब 3-4 जनरेशन अगर कोई परिवार अगर राज कर रहा है तो लोकतंत्र कहां बचा? उससे पहले भी तो इस देश में राजा होते थे, उन्हीं के बच्चे राजा होते थे। आज भी आप देख लीजिए, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। आज भी देख लीजिए कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन आप बता दीजिए, 2-4 गिनती के जो लोग होंगे उनको छोड़ करके उनका लड़का क्या कर रहा है? वो राजनीति ही कर रहा है। डायरेक्ट नहीं कर रहा होगा तो इनडायरेक्ट कर रहा होगा। तो ये जो समस्या है, उनकी उपलब्धि यही है कि विधायक का बेटा सांसद का बेटा, इसके अलावा उनके क्षेत्र में कोई और योगदान नहीं होता है। इसको प्रसारित किया जा रहा है। हमने क्या कहा कि लोकतंत्र में इसको छुपाया नहीं जा रहा है, इसको बड़े बड़े तरीके से इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जनता उसके साथ खड़ी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो अगर मैंने क्या कहा कि अभी 50 साल पे हम लोग डिलिमिटेशन, हमारे 50 साल हो चुके हैं, यही चीज अगर अब बढ़ा दी गई तो सीधे 75 साल चला जाएगा। तो चौथी 5वीं जनरेशन के बाद आपको क्या लग रहा है कि कोई और व्यक्ति लोकतंत्र का हिस्सा बन पाएगा? अगर हम 75 साल बाद डिलिमिटेशन की बात करेंगे, अब नहीं उठी तब तो बहुत दूर तक चला जाएगा। तब वो इतना मजबूती से उस चीज को जकड़ लेंगे कि उस पर से आप छूट नहीं पाएंगे। और पूरे विश्व में अगर की राजनीति को आप देखिए तो बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है। उनके जो ताकतवर लोग हैं वो तानाशाही के तौर पर के देश के संविधान में बदलाव करके और वो खुद ही रहेंगे। चुनाव को उन्होंने, तो आप इतने साल अगर किसी को भी काबिज करेंगे तो उसे सत्ता का नशा तो एकदम चढ़ेगा। और वो क्यों छोड़ना चाहेगा? वो नहीं छोड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, परिसीमन अगर लागू हो जाता है आपके हिसाब से, तो सिर्फ क्या सीटें बढ़ेंगी या फिर समीकरण भी बदलेंगे? समीकरण बदल जाएंगे सारे। जो मैंने क्या कहा कि जो अभी स्थिरता है वो ओपन हो जाएगा। तो न जातिगत समीकरण किसी के कंट्रोल में रहेगा, न क्षेत्र का समीकरण किसी के कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा, परिसीमन हर 10 साल पे लागू होता है। इसीलिए लागू होता है क्योंकि वो बदलाव के साथ आ पाइए। क्योंकि
10 साल बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ जाता है और उसी बदलाव के आधार पर हम लोग चीज़ों को बदलते हैं। आज बताइए कि हम मोबाइल लेते हैं तो समय समय पर उसके सॉफ्टवेयर अपडेट आने लगते हैं, क्योंकि समय के साथ बदलाव ही चीज़ों को बेहतर रखता है। तो वो बदलाव अगर राजनीति में नहीं है तो हम बेहतर राजनीति की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आप फायदे और घाटे के तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैंने क्या कहा, ये सारी चीजें जो बनाए गए हैं ना, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहा हूं मैं। इस विषय पे तो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है कि दक्षिण भारत इस बात का विरोध करता है परिसीमन नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी आपने किसी उत्तर भारतीय की आवाज सुनी है कि परिसीमन होना चाहिए? क्योंकि परिसीमन का उत्तर को फायदा होगा। दक्षिण की मांग को मैं गलत नहीं मानता हूं, उनका नुकसान होना है क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रित किया है, लेकिन वो आवाज उठाते हैं। उत्तर वाले क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि हमारी बातें मानी जाए? अगर वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो आपको उठाना चाहिए, होना चाहिए। मुझे मिलना अगर मान लीजिए आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चीजें नहीं होती हैं, तो जिन पक्षों को फायदा होना है वो जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। आपकी जनसंख्या भी ज्यादा है, आपको फायदा भी ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन आप चुप हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं जिनका उस पर कंट्रोल है, वो उसको खत्म करने के लिए आपको बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। नहीं तो उत्तर तो बोलता कि भाई होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो इसका भी तर्क है वो इसलिए सही नहीं साबित होता है कि परिसीमन विधानसभा में भी होता है, तो विधानसभा में परिसीमन क्यों नहीं लागू किया जाता है? अगर हम कह रहे हैं कि वो लोकसभा में उत्तर दक्षिण को तो दिक्कत हो सकती है, तो परिसीमन विधानसभा में क्यों आप लागू नहीं कर देते? अगर बिहार में आप या मान लीजिए आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने हैं, वहाँ की विधानसभा में परिसीमन आप लागू कर लीजिए, उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। वहाँ तो नहीं दिक्कत हो रही है दक्षिण की। तो अगर मंशा आपकी सही होती, अगर आप स्वच्छ छवि से बात कर रहे होते, तो ये दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आप टेबल पर बैठेंगे ना। अगर मैं कह रहा हूं आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, हम लोग जब बैठेंगे तो इस पे चर्चा होगी। परिसीमन पे कभी चर्चा हुई है? परिसीमन पे जब रोक लगाई गई है, इस पे मैंने क्या कहा, इस पे लोकसभा में चर्चा भी नहीं हुई है। ये बिल पास हो गया। यही एक ऐसा बिल है जिसके बारे में किसी को ज्ञात ही नहीं है कि कब हुआ है और कैसे हो गया। और अभी जो मेरी आशंका है, जिससे मैं अभी इस पे जो काम कर रहा हूँ, कि ये अप्रैल में भी यही होने वाला है कि अगर इसको बढ़ा दिया गया तो किसी को पता नहीं होगा कानो खान, और ये सीधे चला जाएगा 2051, क्योंकि लोगों को जानकारी है ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ। क्या कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें आपको फायदा होने वाला है और आप चुप बैठे हैं। तो इसका ये मतलब है ना कि जो आपको फायदा मुझे लग रहा है कि आपको होने वाला है, उससे ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है, तभी तो आप चुप्पी साधे बैठे हैं। तो जो आम आदमी को फायदा मिलने वाला है वो उनको मिल रहा है जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए डिलिमिटेशन पर रोका गया। बस यही हो रहा है, वाला हिसाब हो रहा है। अच्छा, युवाओं की अक्सर बात हर मंच से कही भी जाती है, सुना भी जाता है, युवाओं को साथ लेकर चलने की बात हर कोई करता है, लेकिन जिस हिसाब से अब आप और हम देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि युवा जो है सिर्फ एक राजनीतिक भाषण के तौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द बनकर रह गया महज? देखिए, ये शब्द के साथ और आप धरातल पे भी देखेंगे यही बात होती है। जब रोजगार की बात होती है तो युवा की बात होती है। हम 75 साल की अगर बात करें देश की आज़ादी के बाद से, तो हमने क्या बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं किया। पूरे विश्व को अगर आप उठा के देखें, आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, तो हम पूरे विश्व की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि कितना दुर्भाग्य है, इस देश में 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। सिर्फ इस वजह से बनते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और उनके पुत्र हैं। उसके बाद आपको लगता है कि भारत की राजनीति में किसी आदमी के अंदर इतनी योग्यता है कि वो इस कम उम्र में प्रधानमंत्री बन सके? इसी देश का युवा, आज से 2-3 साल पहले की बात है, कोई बहुत दूर की जाने की बात नहीं है, ऋषि सुनक यूके में जाकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 43 साल की उम्र में। भाई आज हम जो हम भी यहाँ बैठ के करेंगे। मैंने क्या कहा, हम लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय मूल के हैं। मतलब ये बताइए कितने शर्म की बात है कि वहां अगर वो व्यक्ति बन रहा है, उसकी प्रशंसा हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको लग रहा है कि कोई 43 साल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। सवाल ये है कि हम अपने युवाओं का ही गला घोट रहे हैं, केवल हम बातों में बात कर रहे हैं। आज एक बात बताइए, बेरोजगारी की बात क्यों हो रही है? आज हमने पूरे विश्व में कोई ऐसी संस्था यहाँ बनाई कि जिसमें बाहर के लोग हमारे यहाँ आ जाएं? हमारे देश के जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको इस तरह का अवसर यहाँ नहीं मिल रहा है।
और विदेश छोड़ दीजिए, आप राज्यों में भी ये फैसिलिटी नहीं है। कोई बिहार छोड़ के दिल्ली आ रहा है, कोई पलायन की समस्या क्यों खत्म नहीं है? इस तरह से जो हम पलायन की बात कर रहे हैं, हम पलायन की बात इसलिए अभी कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव है तो पलायन की बात याद आ रहा है पलायन। तो जैसे एक स्टेट जो होता है वो, अगर साउथ का बच्चा क्यों नहीं इधर आता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस तरह से बनाया है। तो जिन प्रदेशों की सरकारें इस तरह की बनी, उन्होंने अपने आप को इस तरह से नहीं डेवलप किया, तो वहां का छात्र बाहर जाता है और वो लौट के नहीं आता है। सेम वही भारत का युवा कर रहा है। पूरे विश्व में आपने देखा होगा कि बार बार ये बात चर्चा का होती है कि इतनी कंपनियों के सीईओ भारतीय लोग हैं। तो ये अच्छाई है या बुराई है? शर्म की बात नहीं है कि हम अपने लोगों का इस्तेमाल अपने चीजों में नहीं कर पा रहे हैं, विदेशी लोग हमारे लोगों का इस्तेमाल। भाई यूएस में बात होती है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर इंडियन हैं, नासा में सबसे ज्यादा लोग इंडियन हैं, तो ये हम क्यों नहीं अपने हम उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उनके लिए वो मंच नहीं तैयार किया, हम उनको उस माहौल नहीं दे पा रहे हैं कि जहां वो काम कर पाए। जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो आपका इंतजार नहीं करेगा, वो अपने आप के लिए एक अवसर ढूंढेगा, और उस पर हम नहीं काम कर रहे हैं। भाई 75 साल बाद हम कोई ऐसा संस्था बना पाए हैं जो पूरे विश्व के सामने खड़ा हो सके। हम बात कर रहे हैं 145 करोड़ लोगों की, और हम ये चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें होती हैं जिससे देश का मूल विकास होता है, शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो कहाँ से होगा? वो युवाओं से होगा, क्योंकि युवा ही इन चीज़ों को करने में सक्षम है। आज टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, तो अगर आप उनको अवसर नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन युवा जो है राजनीति में अक्सर देखा कि आप कॉलेजेस की बात कर लीजिए तो छात्र जो है राजनीति में होते हैं कि युवा राजनीति छात्र है, या फिर कांग्रेस पार्टी या क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी और एनएसयूआई, इन लोगों के ये चल रहे हैं युवाओं को लेकर के। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ इसके दिखावा है कि युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा साधना उनका एक मकसद है युवाओं के पीछे? मेरा जी ये इस चीज का मैं एकदम घोर विरोध करता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की स्टूडेंट विंग क्यों होती है। छात्र को आप छात्र क्यों नहीं रहने देते हैं? हाँ। आप अगर उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज एक बात बताइए कि इस देश में बहुत, मतलब अगर सोचा जाए करीब से, तो बहुत घृणित चीजें हो रही हैं राजनीति में, जिसको सोचना भी नहीं चाहिए। युवा मोर्चा आपको क्यों बनाना पड़ता है? युवा मोर्चा आप मेन बॉडी में उनको नहीं मानते हैं। गलत इस्तेमाल उनका ज्यादा होता है। मैं क्या कह रहा हूं, उनको आप मुख्य धारा का हिस्सा नहीं मानते हैं। अगर आपकी उम्र 90 साल हो या आपकी उम्र 25 साल हो, सांसद तो सांसद होता है, उसमें कोई अंतर तो है नहीं। लेकिन आप उनको युवा मोर्चा में क्यों डालते हैं, या आपको महिला मोर्चा बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? भाई जब राजनीति एक मुख्य धारा है, जब आप मुख्य धारा में शामिल हो गए तो न वहां आपको महिला होना चाहिए, ना आपको युवा होना चाहिए, न आपको वरिष्ठ होना चाहिए। लेकिन हर पार्टियों ने युवा मोर्चा बनाया है, छात्र विंग बनाई है, महिला मोर्चा बनाया है, तो आप उनको मुख्य धारा से अलग मानते हैं ना। आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। और राजनीतिक दल का छात्र राजनीति में क्या योगदान है, जरा बताइए? मैं वही आपसे कह रही हूं कि छात्र राजनीति व्यक्तिगत होती है। अगर आप अपने कॉलेज में या अपने यूनिवर्सिटी में राजनीति करते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है, वहां किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दल उसमें शामिल होता है, आपके मुख्य मुद्दे वहां से गायब हो जाते हैं, तब आपकी पार्टी की विचारधारा उस पर आ जाएगी। और मैंने क्या कहा, ये सब लागू तभी हुआ। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा छात्र विंग कब बनाई गई हैं, क्योंकि आप मुख्य धारा से उनको अलग करना चाहते हैं, आवाज ना उठाएं वो, और आपके साथ रहे। मैंने क्या कहा कि युवा मोर्चा महिला मोर्चा बनाने की जरूरत क्या है? जब वो मुख्य धारा का हिस्सा है तो आप उसको एक साथ मनाइए ना। जब पार्टी की एक लाइन होती है ना, जो मेन बॉडी है वही रहने दीजिए। आपको महिला, आपने कभी पुरुष मोर्चा बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो महिला मोर्चा की आवश्यकता क्या है? उनको बराबरी का हक देने की अगर हम बात कर रहे हैं। और निदा जी, जो सबसे बहुत जो बड़ी विडंबना इस देश की राजनीति में है वो है महिला राजनीति। और उसका सोच लीजिए कि महिलाओं की भागीदारी की बात राजनीति में हर पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी भी आपको याद होगा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ उतरी मैदान में 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके आज भी महिलाओं की भागीदारी उस हिसाब से उनको नहीं मिलती है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या मतलब महिला को आज भी कमजोर समझा जा रहा है, या फिर राजनीति, जो एक बात आपने कही कि गंदी राजनीति में आना गंदी बात लगता है, क्या महिलाओं के लिए राजनीति गंदी है? नहीं, देखिए ये तो पुरुषों का डर है। मैंने क्या कहा कि पुरुष प्रधान समाज जो है वो महिलाओं से डरता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर एक सफल महिला है तो पुरुष से 3-4 गुना बेहतर है, तब सफल है। क्योंकि एक महिला को और भी बहुत सारे काम करने होते हैं जो पुरुष को नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन उसी में इतनी ताकत है कि घर संभाल सकती है, वो देश की दिशा दशा भी तय कर सकती है। उनकी सफलता इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है और बेहतर बनती है क्योंकि वो बाकी काम करते
करते हुए भी अपने सामाजिक दायित्व को अगर निभाते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। पुरुष समाज इसी चीज से डरता है और इसीलिए वो साजिश इस बात को करता है। अब साजिश की आप बात कर रही हैं, 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ। एक तो 75 साल की आज़ादी के बाद हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि महिला आरक्षण बिल पास कर दिया और उसके साथ कंडीशन लगा दी कि डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, और डिलिमिटेशन हम लागू नहीं करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? सवाल तो ये उठता है कि 2023 में इस बात पे किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो पास हो जाने दीजिए, उसमें शर्त लगाने की क्या जरूरत है? भाई हम कोई चीज आपको अगर देना चाह रहे हैं, दिल से देना चाह रहे हैं, तो उसमें शर्त क्या होती है? हम दे दें या तो नहीं देते हैं। लेकिन पूरे देश की राजनीति चुप है, और सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि महिलाएं चुप हैं। किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी महिला आप देखिए, जो महिलाओं की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, हर पार्टी अपने तरफ से कोई इस पे आवाज उठा रहा है। अपनी पार्टी का एजेंडा सेट होता है ना। मैंने क्या कहा कि आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाई लोकतंत्र में कार्यकर्ता बनाने की जरूरत क्या है? जब आप चुनाव में जाते हैं तो लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रतिनिधि के लिए हर व्यक्ति उस विधानसभा लोकसभा का नागरिक है और वो आपके देश का सदस्य है। पार्टी कार्यकर्ता से तो लेना देना ही नहीं है। आप सामूहिक कलेक्शन क्यों बना रहे हैं कि ये मेरे पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं है? तो ये जो विचारधारा और ये जो बंटवारा है, यही लोकतंत्र के लिए घातक है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लोग समर्थन दे रहे हैं जो लोग इसमें हैं। मैंने क्या कहा कि महिला राजनीति की अगर बात करी जाए, बीच में महिला राजनीति हुई थी, बीच में देश की अगर आप राजनीति को देखेंगे तो देश ने बहुत सशक्त महिलाओं को दिया है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने दम पर देश की राजनीति को चलाया और बहुत सशक्त तरीके से चलाया। आज देश की महिलाओं की स्थिति आप बताइए क्या है? कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी के बाद देश की राजनीति में कोई भी महिला नेता ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अपना गट्स हो कि वो राजनीति को अपनी दिशा दे सके। आज 2 केवल चीफ मिनिस्टर हैं, आप केवल दिल्ली के अभी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, और इस देश में कितने प्रदेश हैं? तो अगर आप चिंतित हैं, वाकई चिंतित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था कि राजनीति में भागीदारी देनी चाहिए थी ना। तो मेरा कहने का ही मतलब है कि जब हम अपने लोगों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। बताइए, कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया, इस देश ने कितना डंका पीटा था, जश्न मना, पूरा सब जश्न मना। मैंने भी देखी वो तस्वीरें। अब बताइए कि कमला हैरिस अगर यूएस जैसे देश में जा करके वहां राष्ट्रपति की प्रत्याशी बन सकती हैं, अगर चुनाव जीत जाती तो बन सकती थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीति में आने वाले समय में कोई महिला प्रधानमंत्री बनती आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आप उस कंपटीशन, उस रेस का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकारों के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। भाई आप अगर जब अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो मैं तो आपके अधिकार को मार के पहले से बैठा हूं, तो मैं कैसे आपको देने वाला हूं? मैंने क्या कहा कि महिला मोर्चा क्यों करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको बहुत लोग, अभी मेरी बहुत सी बहनें भी आपको देख रही होंगी, क्या लगता है आपको अपने हक के लिए कैसे लड़े वो? किससे? क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई उनकी तो अपने घर में भी हो जाती है कि महिला है तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर निकल भी जाए तो महिला है तो आप आज़ादी से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में वो महिलाएं क्या करें जो करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, लेकिन बंदिशों की जंजीरों में घिरी हुई हैं? लेकिन नीता जी, सबसे पहले क्या होता है ना कि जैसे कहा गया ना कि अगर आपको अपनी जंजीरें तोड़नी है तो आपका पैर भी काटना हो तो आप काट दीजिए, लेकिन उस जंजीर को टूटना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकती हैं तो आप ये समझिए आप अपने नागरिक होने का अधिकार खो रही हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा एक सभ्य समाज में होता है कि आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ करिए। तो अगर आप अपने लिए नहीं कर सकती हैं, हमारा देश क्यों विकसित नहीं हुआ? उसके पीछे का अगर आप कारण देखेंगे तो हमेशा से हमारे देश में, अगर हम पुरातन संस्कृति में चले जाएं तो हमारे यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान होता था। आज भी हमारे यहाँ देवियों की तरफ पूजा होती है, लेकिन उसके बाद का दौर कैसा आया कि जहाँ महिलाओं का ही शोषण किया गया, क्योंकि हम जानबूझ करके उस आधी आबादी को अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनका हम प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसकी महिलाएं सशक्त हैं, उनका विकास आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से है। राजनीति में क्या महिला शोषण होता है? बहुत बड़े तौर पे होता है। मैंने उसका उदाहरण दिया ना कि आपकी आंखों के सामने महिला आरक्षण बिल पास किया गया और उसके साथ शर्त लगा दी गई डिलिमिटेशन की, और फिर भी महिला चुप है।
महिला आरक्षण सिर्फ लॉलीपॉप है। मैंने क्या कहा, वो लॉलीपॉप आपको दिया गया और आपने ले लिया ना। सवाल ये है कि जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपके अधिकारों की बात नहीं होती है, आपको आवाज उठानी पड़ेगी अपने लिए, और आपके लिए आवाज आप नहीं अगर उठाएंगे तो आपके लिए कौन आवाज उठा सकता है। हमेशा ये कहा जाता है ना कि अगर दर्द होता है तो आदमी चीखता है, तो अगर आपको दर्द हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है किसी भी तरह से, और आप नहीं बोल रही हैं, तो कोई दूसरा आदमी कैसे आपके लिए बोल सकता है। और ये स्थिति मैंने क्या कहा कि अपने देश के लिए सबसे भयावह है कि राजनीतिक परिवार की तो महिलाएं राजनीति में आ जाती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो वहां आने से पहले 20 बार सोचें। ऐसा क्यों कहा जाता है कि देखिए राजनीतिक परिवारों की जो महिलाएं आगे आती हैं, सब कुछ उन्हें मिल जाता है आसानी से, लेकिन एक आम महिला अगर पॉलिटिक्स करना चाहे, राजनीति में आना चाहे, अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से लड़ना चाहे, और बेशक वो चाहे जीते या ना जीते, लेकिन जीतेगी नहीं, हार जाएगी, इस डर से वो लड़े भी ना, तो ये बात गलत है। तो ऐसे में क्या ये जबरदस्ती का माहौल जो है वो सेट किया जा रहा है कि राजनीति महिलाओं के लिए गंदी है, या फिर जो अगर महिला एक नीचे तबके से आना चाहे राजनीति में तो उसके लिए माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि ये महिला ही गलत है। ये विचारधारा इसलिए सेट की जा रही है ताकि अगर एक आम या नीचे तबके से महिला उठकर ऊपर राजनीति में नहीं आ पाए। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है। पूरा जो एक सभ्य समाज जिसको हम बात करते हैं वो एक माहौल ही सेट करता है, और उसी माहौल में लोगों के अंदर एक विचारधारा डाल दी जाती है, और वो विचारधारा इतने लंबे समय तक अपने यहाँ डाली गई है कि लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि आप किसी भी फील्ड में आज उठा करके देख लीजिए महिलाएं कितनी आगे हैं, लेकिन राजनीति में वो क्यों पीछे होती हैं? क्योंकि एक माहौल बनाया गया है उनके। जब नीतियां, आप एक बात बताइए कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्त करने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जहां नीतियां बन रही हैं, जो विचारधारा सेट की जा रही, वहां उनको नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि अगर वहां वाले भी तो पुरुष ही हैं, मैंने क्या कहा कि बनाने वाले पुरुष हैं, तो इसीलिए उनको बाहर रख रहे हैं कि ऐसी चीजें न बना दी जाएं कि जिससे कल के आने वाले समय में मेरा प्रभुत्व खत्म हो जाए। मैंने क्या कहा, हमेशा कमजोर आदमी जो होता है साजिश करता है, तो हमेशा जो पुरुष प्रधान, मैंने क्या कहा कि महिलाओं की जो बात हो रही है कि उनको इस बात का डर है कि उनकी कार्य क्षमता हमसे ज्यादा बेहतर है, और आने वाले समय में अगर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया तो हो सकता है कि हमको मौका न मिले। कार्य क्षमता तो महिलाओं की इतनी बेहतर है कि अभी का भी ताजा उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ, ऑपरेशन सिंदूर, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह मांग में सिंदूर भरकर ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने अंजाम दिया, तो क्षमता तो बहुत आगे तक पहुंच गई, लेकिन टांग क्यों खींची जाती है? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उसी सोच की बात कह रहा हूँ कि हम उस जगह उनको नहीं आने दे रहे हैं जहां देश की नीतियां बनती हैं। राजनीति के बारे में क्यों कहा जाता है कि राजनीति दलदल है, राजनीति गलत? अरे जिस देश से आपका देश चलता है, जिससे आपकी नीतियां बनती है, वो गलत कैसे हो सकता है? और हम कह रहे हैं अगर गलत है तो उसको सही करने की और जरूरत है। मतलब राजनीति गंदी नहीं है, लेकिन साफ लोगों का आना जरूरी है। राजनीति गंदी नहीं है, उसको एक परसेप्शन बनाया गया। मैंने क्या कहा कि जब बार बार आप क्यों अपने परिवार के लोगों को ला देते हैं? अगर गंदी चीज है तो आप अपने परिवार की महिलाएं और बच्चों को तो कम से कम नहीं लाते ना, उनको तो आप लाते हैं बड़े खुशी खुशी से। बाकी लोगों के लिए वो गलत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माहौल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हर गांव में बहुत समय पहले एक प्रचलन होता था कि किसी को डराने के लिए कुछ बोल दीजिए कि यहाँ भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कि डर के मारे उधर लोग जाना बंद कर दे। तो ये डर पैदा किया गया है, लोगों को डराया गया है। आप एक बार बताइए, महिलाएं किस फील्ड में हैं? आप डॉक्टर के देख लीजिए, या आज यूपीएससी में महिलाओं की उपस्थिति देख लीजिए, तो वो वहाँ पर कंपटीशन को फेस करके चली जाती हैं, लेकिन राजनीति में क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि ये एक भावना बना दी गई है, और उस भावना का पूरे जोर शोर से जो है समर्थन किया जा रहा है पुरुष समाज के द्वारा। और वो समाज है जो केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है कि महिलाओं की बात है। आप किसी भी चुनाव को उठा दीजिए, आप प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। जब प्रत्याशी नहीं बनाते हैं तो जीतेगा कैसे? मतलब महिलाओं के सम्मान की बात हर कोई करता है, लेकिन सम्मान उनको दिलाना कैसे, उसके लिए फाइट कोई नहीं करता। आप सम्मान उनको क्यों दिलाना चाहते हैं? वो ले लेंगी। आप अपना सम्मान करिए, वो अपना सम्मान करेंगे। भाई मैंने क्या कहा कि किसी को आप अवसर मत दीजिए, उसके रास्ते की रुकावट मत बनिए। आप वो अपना अवसर, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो अपना अवसर ढूंढ लेगा, आप रुकावट मत बनिए ना। मैंने कहा कि अगर महिला आरक्षण बिल आपने पास किया 2023 में, डिलिमिटेशन की शर्त नहीं लगाते। 24 का चुनाव अगर महिला रिजर्वेशन के साथ होता तो आज 180-85 महिलाएं संसद में बैठ रही होती ना, तो आपको उसके रास्ते की रुकावट मत बनिए ना।
मतलब वो महिला जिसके दम पर जग चलता है, और ये इसी वजह से एक पुरुष भी उसी की कोख से पैदा होकर उसी की गोद में पलता है, और आज आप उसी को सम्मान के, उसी के अधिकारों की बात करके अपना आपको ऊंचा दिखाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, अब एक बात बताइए, एक बच्चे को उसका सम्मान, उसका अधिकार उसकी माँ देती है ना सबसे पहले, तो उस माँ को आपको सम्मान और अधिकार देने की क्या जरूरत है भाई? उसके रास्ते की आप रुकावट बस मत बनिए। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो उसमें गड्ढे मत खोदिए, तो जिसको चलना आता होगा वो चल जाएगा। तो हमारे यहाँ दिक्कत सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। हमने क्या कहा कि अब बना दीजिए ना, राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा में तो पार्टियां सीधे मनोनीत करती हैं, अगर आपको लगता है तो आप बनाइए। कोई भी राजनीतिक दल अपने, आप देख लीजिए इस देश में कितने राजनीतिक दल हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे महिला को। भाई उन्होंने मैंने क्या कहा बार बार, आप महिला विंग और पुरुष विंग क्यों बनाते हैं? अगर आपको इस देश के युवाओं की इतनी चिंता है, इस देश की महिला की इतनी चिंता है, तो परिवार व्यक्ति को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल एक महिला को या युवा को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के दिखाए। मैं मान जाऊंगा कि आप युवाओं और महिलाओं के बारे में सोचते हैं। तो सच ये है ना कि क्या आपको लगता नहीं भाई, आप 50 बार बने हैं, एक बार उनको मौका दे दीजिए ना। मैंने क्या कहा कि आप बराबरी का हिस्सेदारी मत दीजिए, एक बार मौका दे के देखिए। हर राजनीतिक दल अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला या किसी युवा को बना करके आप देख लीजिए। परिवार का नहीं, परिवार से अलग किसी व्यक्ति को, युवा को और महिला को आप बना के देख लीजिए देश की राजनीति कैसे बदल जाती है। बाकी किसी भी फील्ड में जहां प्रतियोगिता होती है, कोई परिवारवादी व्यक्ति है? भाई सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव कितने महान खिलाड़ी हुए हैं, क्या उनके लड़के भारत के क्रिकेट में आज जाने जाते हैं? ये सिर्फ पॉलिटिक्स में ही मुमकिन है। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता नहीं है। विधायक बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, बनेगा, क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। जब प्रतियोगिता नहीं होगी तो काबिल लोग नहीं है। और इसी प्रतियोगिता को रोकने के लिए परिसीमन पर रोक लगाई गई, क्योंकि जैसे जैसे नए लोग आते वो अपनी प्रतिभा को दिखाते। अगर आज आपको मौका मिलेगा तो आप अच्छी हैं या गलत हैं वो आप बाद में साबित करेंगे, लेकिन अगर आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं बुरे हैं? तो हमने मौका ही नहीं दिया क्योंकि हम डरते हैं। अब जैसे इतने टाइम से नहीं हुआ है और अब 2026 में भी नजदीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं दूर दूर तक। क्या लगता है एक जन आंदोलन की जरूरत है? देखिए बिना जन आंदोलन के तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई, हर देश का एक इतिहास है। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो जो बड़े लोग थे वो कंफर्टेबल थे उनके साथ, क्योंकि मुगलों के बाद वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन एक समय जब लोगों को लगा, और खास करके युवाओं की बात मैं कर रहा हूँ, कि नहीं ये गलत है, तो अंग्रेज भारत से गए। इसी तरह शुरुआती दौर में चीज़ों को, लोगों को लगा कि देश हमारा है, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, तो देश के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन आज क्या हो गया, आपने समीकरण अपने पक्ष में किया और इसका नुकसान आज आप देख रहे हैं कि चीज़ों को। तो अगर आज का युवा, क्यों हमें रोजगार चाहिए भाई आपसे? आप अपना रोजगार ढूंढिए ना, आपकी काबिलियत क्या है? राजनीतिक दल के लोग, मैंने क्या कहा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए और देश को कह दीजिए कि मैं काबिल व्यक्ति हूं और मैं इसको छोड़ करके राजनीति में आना चाह रहा हूं। आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? युवाओं के आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है सिस्टम है, आप मानते हैं? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं, जो युवा राजनीति की बात कर रहे हैं, और जो लोग अभी सक्रिय रूप से युवा राजनीति का हिस्सा हैं, जो राजनीतिक दलों में हैं, वो अपने आप को साबित करें और उसके बाद राजनीति में आकर के दिखाएं। आप दूसरे को रोजगार मत दीजिए, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप रोजगार ले सकते हैं। देश के बड़े बड़े पदों पे जो युवा बैठे हैं, जो राजनीतिक परिवारवाद से आते हैं, वो अपने आप को पहले साबित तो करें किसी जगह पे। मतलब आप चाहते हैं कि बड़े बड़े राजनेताओं के बेटे पहले आके नौकरी करें, तो आपको साबित करें, क्या कर सकते हैं? पहले होता था ना, ऐसे ही होता था कि भाई आपको क्यों थोपा जा रहा है हमारे ऊपर? भाई आप सांसद बन करके कैसे आ जा रहे हैं, या आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी योग्यता क्या है? पहले जनता के बीच वो साबित कर दीजिए। मैं मान लूंगा। नेता का मतलब क्या होता है? मुझे अपने उस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना लिखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, एक पॉलिटिक्स ऐसी है कि जिसमें 7वीं पास 8वीं पास, इस पे काफी बहस का विषय रहा है। एक बात बताइए कि जिस देश में कैसे नौकरी पाएंगे बिना पढ़े लिखे? 75 साल की आजादी के बाद इस बात पे उन नेताओं की चर्चा हो रही है जो राजनीति के शीर्ष पे हैं। मैं सांसद विधायक ऐसे निचले स्तर की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो राजनीति के शीर्ष पे हैं उनकी योग्यता पे चर्चा हो रही है कि उनकी योग्यता क्या है।
तो ये बताइए कि कितनी बड़ी देश की विडंबना है। और हम अगर अभी छोटी मोटी नौकरी भी पाने जाएं तो एक बहुत मोटी फाइल हमें लेके जानी पड़ेगी, सारी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, साथ में अनुभव के सर्टिफिकेट हमें लेके जाने पड़ेंगे, कि तब भी जाके कोई गारंटी नहीं कि हाँ आपको मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो छोटी सी एक जॉब। हाँ। और जिनके अंदर सामने से योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपको जॉब देने की गारंटी दे रहे हैं। तो ये सोचिए कि राजनीति अपने कितने निम्नतर स्तर पर पहुंच गई है। और उसमें दोषी हम लोग इसलिए हो जाते हैं कि हम लोग बैठ के चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसको इंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हैं। सोशल मीडिया को इसके लिए कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? क्योंकि आजकल एक नया वो चल गया है सेट कि अगर आप हैं, आपकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग अच्छी है, बढ़िया है, ट्रेंड कर रहे हैं आप, तो युवा आपकी तरफ झुका चला जा रहा है। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं किसी हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल है, लेकिन उसका उपयोग युवाओं को अपने लिए करना चाहिए। हमेशा मैंने क्या कहा कि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन आज का युवा तो लाइक और व्यूज पाने के लिए रील्स बन जाए, बस किसी लीडर के साथ फोटो खिंच जाए, उस पर उसकी रीच आ जाए, लाइक अच्छे आ जाए, बहुत बढ़िया काम हो गया, खत्म। उसको इस तरह से बनाया गया है, उसको ये चीज पता नहीं होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। आज एक बार बताइए, ऐसे लोग जिनके पास वो योग्यता नहीं है वो शीर्ष पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन लोगों को उन्होंने ऐसी चीजों में उलझा रखा है जिससे वो ये नहीं सोच पाता है कि हमारा भविष्य क्या है, और हमारे भविष्य के बारे में वो नहीं सोचेगा तो इसी तरह की चीजें करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो दौर जाने वाला है, क्योंकि अब युवा जागरूक हो चुका है पहले के मुकाबले। जैसे मैंने क्या कहा कि जो हथियार आपने किसी को दिया है, जिस दिन उसका इस्तेमाल करना वो सीख जाएगा, उसका इस्तेमाल आपके लिए करेगा। तो अब युवा इस बात को समझने लगा है कि जो ये मजाक चल रहा है कि इतने रोजगार दे दिए जाएंगे, इतनी नौकरियां दे दी जाएंगी, उसके बाद पता चलता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो दे देंगे। तो अब युवा इस बात को समझने लगा है, और मुझे लग रहा है कि अब उसके लिए वो अपने आवाज़ को उठाएगा, और जल्द ये चीज़ आपको भारत में होती दिखेगी। आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ जो बड़े बड़े लीडर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको एक सुझाव देना चाहें अपनी तरफ से कि युवाओं की भागीदारी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से निदा जी मानना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के रास्ते की रुकावट नहीं बननी चाहिए। राष्ट्र हमारा है और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश हमारा आगे बढ़े। हम बात करते हैं कि श्रेष्ठ भारत की, विश्वगुरु की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अपने लोगों के पैरों में बेड़ियां बांध करके अगर हम विश्वगुरु का सपना सोच रहे हैं तो पूरा कर पाएंगे। तो मेरा मानना है, जैसे कि मोदी जी ने अभी जल्दी कहा था कि 1 लाख युवाओं को हम लोग तैयार करेंगे राजनीति के लिए, मुझे लग रहा है इसकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ परिसीमन पर लगी रोक को हटा दीजिए। परिसीमन के साथ जिस तरह से सुचारू रूप से चीज़ें हो रही थी, आप सबको समान अवसर दीजिए। जो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी है उसके बीच में षड्यंत्र की बात मत करिए। परिसीमन के बाद महिला आरक्षण को लागू करिए और युवाओं को वो मौका दीजिए कि जिससे प्रतिभा जिसके अंदर है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो वाकई उस योग्य है, वो उस पद पर बैठे, जिससे हम विकसित भारत की बात करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जब विश्व के बड़े देशों से अपना मुकाबला करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और हम जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, बहुत सारे हमारे देश में कमियां हैं, हम बात अलग अलग मुद्दों पे करते हैं, तो उसका लोग फायदा उठाएंगे, तो उससे भारत आने वाले समय में बहुत पीछे चला जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि युवाओं की, महिलाओं की भागीदारी को जितना अधिक से अधिक हो सके उसको बढ़ावा देना चाहिए और उनको लाना चाहिए कि जो अपनी कार्यक्षमता से देश को आगे बढ़ाए। भारत का भविष्य कौन तय करेगा, पुरानी सोच या नई पीढ़ी? देखिए, दोनों को मिला जुला होना चाहिए। पुरानी सोच को नई सोच के साथ जुड़ना चाहिए और नई सोच को पुरानी सोच को जो है वो महत्व देना चाहिए। इसी के साथ देश आगे बढ़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप जी, इतने अच्छे टॉपिक पर, अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात एक ज़रूरी और बात के साथ।